सुनिए भारत समाचार और आज हम बात करेंगे 80 पैसे के कनेक्शन की। अगर आप यूं ही किसी से भी पूछे कि क्या आपकी जेब पर 80 पैसा असर डालेगा तो शायद कोई कहे कि नहीं, लेकिन अगर यही 80 पैसे रोजाना 10 दिन तक अगर किसी से पूछा जाए कि क्या अभी आपकी जेब पर असर डाल रहा है और वो भी उसका कनेक्शन हो पेट्रोल डीजल से, तो हर कोई आज यही कह रहा है कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर है और 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अभी बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल में 80-80 पैसे के बढ़ोतरी किस तरीके से आम जनता को परेशान कर रही है, इसी पर हमारी आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि कहां किन किन शहरों में कितने कितने रुपए की बढ़ोतरी, कितने पैसे की बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दी गई थी और कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के रेट में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 102.61 रुपए हो गई है और डीजल की कीमतें 93.87 रुपए लीटर हो गई है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन कितने दाम बढ़े हैं। फर्क तो बहुत पड़ेगा सर गरीब आदमी के ऊपर। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है हम लोग के नौकरी करने वाले को। हमको तो नुकसान है, कोई फायदा तो कुछ है नहीं में इतना महंगाई हो रही है और परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पैसा भी तो कम बढ़ा रहे हैं, 80 पैसे एक रुपये है। जिस हिसाब से इंटरनेशनल रेट के रेट हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, उसके हिसाब से तो 120 रुपये 110 रुपये होना चाहिए रेट। रोज़ का आम जो लाइफ है वो जीना मुश्किल हो गया है। रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार पैसे बढ़ते हैं। हमारी इनकम तो वही है जिससे कि हमारी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जेब पे तो हर एक के खर्च पड़ रहा है। अभी जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चे अभी जो है ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो डेली बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल पे उसे थोड़ा सा कम किया जाए इसको करके। 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को भी 80 पैसे, 25 मार्च को भी 80 पैसे, तो वहीं 26 मार्च को 80 पैसे, 27 मार्च को 50 पैसे के साथ बढ़ोतरी की गई। 28 मार्च को 30 पैसे में बढ़ोतरी हुई। 29 मार्च को 80 पैसे फिर बढ़े। 30 मार्च को फिर से 80 पैसे बढ़े। 31 मार्च को भी 80 पैसे बढ़े और 2 अप्रैल को फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल में। बताते चलें कि देश भर में 4 नवंबर 2021 से तेल के भाव स्थिर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 22 मार्च से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। 22 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक 12 दिनों में 10 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। कल यानी 1 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कीमत 102.45 रुपए और 94.2 रुपए लीटर मिल रहा है। आज फिर 80 पैसे के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। पेट्रोल की बात करें तो 102 रुपये शतक पार कर चुका है पेट्रोल और 102 रुपये पहुंच चुका है। आप देखिए रेट लिस्ट में जो 102 रुपये का जो चार्ज है वो बना हुआ है और डीजल की बात करें तो 94.44 रुपये जो है वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और 6 रुपये से ज़्यादा के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं लगातार। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाड़ा है वो महंगा हो रहा है। तमाम चीज़ें और भी इसका असर जो है डीजल पेट्रोल के दामों का की वजह से तमाम महंगाइयों पर देखने को मिल रहा है। एलपीजी के और जो दाम है वो भी बढ़े हुए हैं। एलपीजी के साथ साथ सीएनजी के दाम भी 80 पैसे वो भी बढ़ाए गए हैं। तो महंगाई की मार लगातार लोगों को कहीं ना कहीं चपेट पे ले रही है और ये वजह है कि लोग जो है महंगाई से परेशान है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ने की वजह से तमाम अन्य चीज़ों के भाड़े बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में गरीब की थाली जो है वो भी महंगी होती जा रही है। तो महंगाई की मार से लोग परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।
तो 80 पैसे का कनेक्शन अब जनता को परेशान कर रहा है और जेब में आग लग चुकी है। जनता परेशान है कि 80 पैसा करके कब तक हमसे ये पैसे वसूले जाएंगे। लगातार बढ़ते दाम 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के वो आज 2 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए, यानी कि 12 दिनों में 10 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं 80 पैसे। महज सिर्फ एक दिन 50 पैसे की बढ़ोतरी। लेकिन आखिरकार जनता ये सवाल पूछ रही है कि कब हमें मिलेगी इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से राहत, और इसी को लेकर चर्चा करेंगे हमारे आज खास मेहमानों के साथ। एक एक करके सभी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल सिंह अर्थशास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओमकार नाथ जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। ओमकार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। 80 पैसे करके आपने दाम बढ़ा दी पेट्रोल डीजल के 10 दिन में, लेकिन ये जो 80 पैसा बढ़ाया जा रहा है इससे कंट्रोल करना भी तो बहुत जरूरी है, तब तो शायद 80 पैसा काम भी ना आए। जी शुक्रिया। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका आपको आंसर इस तरीके से देना चाहूँगा कि आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको कभी भी किसी कंट्री में प्राइसेस राइज जो होते हैं या इन्फ्लेशन होता है उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है। मैं आपको एक छोटा सा डेटा देना चाहता हूं अपनी बात को आपके समक्ष रखने के लिए। वह यह है कि यूएस में इन्फ्लेशन का रेट 7.9 है, जो 7.5 से बढ़कर 7.9% हुआ है। और ब्राजील में, एक डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहां पे इन्फ्लेशन का रेट हाईएस्ट है, 10.79% है। और यूके में इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 6.2 है, 5.5 से 6.2 हुआ है। तो आप देखिए ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। एक तो कोविड के बाद का समय, दुनिया में जो लिटरेचर है पैंडेमिक का आप देखेंगे तो पोस्ट पैंडेमिक इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ती है। और इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड बैंक ने भी मेंशन किया है कि ग्लोबल राइज इन्फ्लेशन में होता है पैंडेमिक के बाद। और जो अभी जो यूक्रेन में जो इन्वेशन हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। कई जगहों पे कई बुद्धिजीवियों ने इस बात को रखा है कि उसका असर खासकर पेट्रोल, डीजल, गैस की प्राइसेस पे काफी पड़ा है। तो यह एक ग्लोबल फेनोमेना है, आप उस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके आगे कई सॉल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के कई स्टेप्स होते हैं जिसमें हम रेपो रेट को इम्प्रूव करते हैं, रेपो रेट को में इंक्रीमेंट करते हैं, जिसमें हम जिस रेट पे बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन पैसे देती है उस रेट को इंक्रीज करते हैं। इन सारी चीजों को, स्टेप्स को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो मुझे लगता है स्टेप्स आने वाले समय में दिखेंगे और कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो यही, इस तरह से मैं इस बात को रखना चाहूंगा। जी राहुल जी, आपने जिन बातों का भी जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और जिक्र करना जरूरी हो जाता है टैक्स का। और टैक्स एक्साइज ड्यूटी के तौर पर हो या फिर वैट के तौर पर हो, इन टैक्सेस में कटौती अगर राज्य सरकारों की हम देखें तो आपको क्या लगता है, ये सारे जो असर ग्लोबल तौर पर भारत पर पड़ रहे हैं, इसमें राज्य सरकारें अगर वैट कम करती हैं तो क्या इससे राज्य सरकारों को नुकसान होगा? अगर जनता को राहत देनी है, अगर जनता को राहत नहीं देनी है, तो यही वैट कितना परेशान कर रहा है? देखिए, बात जनता को राहत देने की ही होती है। जो भी गवर्नमेंट्स का बेसिक जो पर्सपेक्टिव होता है, जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं, स्टेट या सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, उनको काम पब्लिक वेलफेयर की ही करनी होती है। इसमें इसमें कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी हो उसको पीपल फ्रेंडली और पीपल वेलफेयर की बात करनी होती है। लेकिन उसके लिए आपको रेवेन्यू, देखिए ये कहना बहुत आसान है, यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो 2009 का जो क्राइसिस हुआ था उस टाइम में देखे, जो जिस यूपीए की गवर्नमेंट थी, आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दोनों के लिए चीजें बहुत टफ हो होती है जब ग्लोबली इन्फ्लेशन, ग्लोबल रिसेशन का दौर चले, जब एक खासकर अभी तो काफी टफ है ग्लोबली। तो ऐसे में टैक्स का जो टैक्स को एक तरह से फिर से स्टेबलाइज करना, टैक्स में कई स्टेप्स लेना, कई इंटरवेंशंस करना, ताकि हम फंड रेज कर सके,
कुछ लोगों को रिलैक्सेशन देके, कुछ सेक्टर्स को स्टिमुलस के रूप में भी स्टिमुलस देने के लिए भी हम टैक्स में कुछ इंटरवेंशंस करते हैं। तो ये एक तरह का एक स्टेप टुवर्ड्स कि हम ताकि ओवरऑल एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ा सके और कुछ रिलैक्सेशन लोगों को दे सके, इसलिए हम टैक्स में इंटरवेंशन करते हैं। मुझे लगता है ये जरूरी होती है ऐसे टाइम में इस तरह के स्टेप्स लेना। जी, बहुत सही बात कही आपने राहुल जी। अब मैं चलती हूँ ओमकार जी के पास। ओमकार जी, देखिए राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कई पड़ोसी देशों के यहाँ जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसको उन्होंने सामने भी रख दिया है, लेकिन ट्विटर के बाहर भी एक दुनिया है। उसके बाहर अब कांग्रेस जो है ये बढ़ते 10 दिनों में जो पेट्रोल डीजल के दाम है इसको लेकर क्या कर रही है? कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शित किया है सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि वो किसी भी सूरत में इसको कम करे। देखिए, कई चीजें होती हैं जो समय समय पे काम करना पड़ता है, लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है उसको। सरकार जो होती है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये बिजनेस गवर्नमेंट नहीं है। और वेलफेयर करने के लिए सरकार ही होती है, जो कि सरकार सारी व्यवस्थाओं को देखती है और ये तय करती है कि हमको जो है इस कार्यक्रम को कैसे करना है कि जनता को नुकसान न होने पाए, जनता को प्रॉब्लम न होने पाए। जब टैक्स आप बढ़ाए हुए थे, आपने टैक्स लगा रखा था, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तो आपने बहुत पैसा कमाया। पिछले साल 3,72,000 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया। और आज अगर कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा हो गई है तो हमने जब चुनाव चल रहे थे तभी लखनऊ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हर स्टेट के कैपिटल में, जिसमें ये निवेदन किया था सरकार से कि आप अब समय आ गया है सब्सिडाइज करने का, और सब्सिडाइज जब आप करेंगे तभी राहत मिल पाएगी, क्योंकि ये तेल की कीमत तो जो इस समय लड़ाई चल रही है उसके कारण बढ़ेगी। सरकार का काम है कैसे जनता को राहत दे, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको हर हालत में राहत देनी ही पड़ेगी। पिछले 2 महीने में आप समझिए कि 340 रुपया गैस सिलेंडर में दाम बढ़ चुका है पिछले 2 महीने में। अच्छा ओमकार जी, बिल्कुल बैठी हुई है, दाम बढ़े हैं, रसोई गैस सिलेंडर के भी और पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान छत्तीसगढ़ को देखें तो वहां पर जो राज्य सरकार वैट ले रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वहां पर भी क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि वहां का वैट जो है वो कम हो, ताकि वहां पर, क्योंकि राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से, उनका अपना निजी फैसला होता है कि वैट कितना ले कितना ना ले। मैं बता रहा हूँ, हाँ, वैट के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरा ब्यौरा दिया था जी। और सबसे पहले राजस्थान में ही वैट कम किया गया था और उन्होंने किस किस तरीके की चीजें सब बताई थी उसके अंदर। उन्होंने बताया था कि अगर ये अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर देते हैं तो वैट हमारा अपने आप कम हो जाएगा। अगर ये एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे तो वैट भी उस हिसाब से कम नहीं हो पा रहा है। तो ये हर राज्य सरकार की समस्या है, खाली राजस्थान की नहीं है। राजस्थान थोड़ा बढ़ाया तो राजस्थान ने सबसे पहले कम भी किया की समस्या है, तो ये हर राज्य सरकार की समस्या है। बिल्कुल उनकी भी है। आप बैठ के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो बैठ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इतनी राहत दे कि जनता जो है कम से कम त्राहिमाम करने से बच जाए। आप देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में बसेस से आते हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी, उनकी बढ़ेगी, अभिभावकों पे खर्चा पड़ जाएगा, आपके जितने खाने पीने के सामान हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम जाएंगे कहाँ पे? हमारी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। और जो मुखिया होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि जब आप ओमकार जी, आपने जिस तरीके से महंगाई को बताया है और इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अपने आप चरम पर जाएगी। इसको लेकर आप अलग अलग तरीके का हवाला जरूर दे सकते हैं कि अभी क्या हालात है हमारे देश में, किस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई, चाहे ऐसे आप उदाहरण भले दे दें, लेकिन इस पर असर जो है वो भारत देख रहा है, भारत की जनता जो है वो इस वक्त झेल रही है। लेकिन आपसे सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आपकी भी 2 राज्यों में सरकारें हैं और जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं और उसके बाद हम अगर वैट पे आ जाते हैं तो इन दोनों को देखना जरूरी हो जाता है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो चाहे वो वैट हो, और वैट राज्य सरकारों के हाथ में होता है। इसलिए आपसे मेरा सवाल था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ चर्चा हो रही है, आप अभी फिलहाल, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपके राज्यों में जो वैट की स्थिति है, आपको क्या लग रहा है उस वैट को कम करने की जरूरत है अभी?
नहीं, बिल्कुल आम कम जनता करने के की अगर हित जरूरत की है, बात मुझे कांग्रेस लगता है करती कि है, सरकारें कम करेंगी वहाँ पे। नहीं, अगर आम जनता के हित बिल्कुल। की बात कांग्रेस बिल्कुल करती है, करेंगे, हमें लगता है कि वो करेंगे वहाँ पे। नहीं तो इस वही मैं कह रही नहीं हूँ, नहीं, तो हमको अगर लगता है कि आप वहाँ पे वो कम करेंगे वैट। हाँ, चलिए ओमकार जी, आप जिस तरीके से अपने राज्यों में कहते दिखे अभी कि वहां पर भी कम होगा, तो उम्मीद है कि वहां पर कम हो और इसको लेकर आप बात आगे तक पहुंचाएं और आगे रखे भी तो बेहतर होगा। और राज्य सरकार जितने भी जगहों पर, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर किसी को सोचना चाहिए इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। हमारे साथ हमारे मेहमान अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं और अभिषेक जी के पास में मैं आती हूँ। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल आपसे कि देखिए, हम लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि बढ़ता पेट्रोल डीजल का दाम आम जनता की जेब पर असर डाल रहा है, वो त्राहिमाम कर रही है। सपा क्या तैयारी कर रही है इसको लेकर? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, उससे पहले आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज वो लोग नहीं दिख रहे प्रदेश के और देश के जो कभी बोला करते थे कि बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार फलाने की सरकार। आज वो लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि प्रदेश और देश तरक्की करे। इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। एक पूर्व में कांग्रेस जिम्मेदार थी और अभी के समय में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर आप देखेंगे, अगर गहनता से इसका अध्ययन करेंगे तो ये जो परेशानी जो अब आ रही है, इसका कहीं ना खामियाजा हम पहले भुगत चुके हैं। पहले की सरकारों की देन है ये। ऑयल बॉन्ड आप जानती हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक जब कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र पे 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और सबसे बड़ी चीज कि आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी तब उसने अपने ऊपर से जो भी काम किया तो तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का उसने कर्जा उतारा था। लेकिन अब जहां से सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि कितना बड़ा चेंजेस हुआ। 1,35,500 करोड़ रुपए का मौजूदा कर्जा जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा नहीं। जबकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जबकि 7 सालों में क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई, माइनस में आई, लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिल करके, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सरकार है, वहां पे टैक्सेस को सिर्फ बढ़ाया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की आप बात करेंगे, पेट्रोल पे 26 रुपए 18 पैसा और डीजल पे तकरीबन 18 रुपए 37 पैसे के आसपास या 19 रुपए के आसपास टैक्सेस लग करके बढ़ते हैं। दोनों के अगर टैक्सेस इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें आप चीज देखिए कि 7 सालों में जब टैक्सेस बढ़े तो क्या एक बार में, आपको एक छोटा सा आंकड़ा याद दिला दूं मैं, 15-16 का जो आंकड़ा था 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने की एक साल की कमाई थी। और जबकि उसी जगह पे दूसरा आंकड़ा 2021 का जो था एक्साइज ड्यूटी मिला करके तकरीबन 3,35,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए। अगर इनमें से वो पैसे दे देती तब भी 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास बचते। सबसे बड़ी चीज देखिए, बचते। आप ये नहीं कह सकते थे कि देश के ऊपर कर्जा है तो इससे एक्साइज ड्यूटी कम होती। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ऑयल बॉन्ड का। और देखिए, ये ऑयल बॉन्ड जो है वो 2005 से देखिए चल रहा है। बीच में इसे बंद कर दिया गया था 2009 के आसपास, फिर से इसे चालू किया गया जब एनडीए की सरकार थी। एनडीए सरकार ने जाने से पहले तो यहाँ पर कर्जा ले लिया 1.3 लाख करोड़ का। और उसके बाद आप जो जिन बातों का भी जिक्र कर रहे थे कि अभी मोदी सरकार ने उस कर्जे को चुकाया नहीं है, तो इंफॉर्मेशन के लिए भी एक चीज और, एक चीज मैं आपको एक चीज करेक्शन कर दूं। नहीं, मैं एक चीज करेक्शन कर दूं। मोदी सरकार इस समय 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट भरती है इस चीज पे। आप इस बात को समझिए। जबकि आपने आंकड़ा सही दिया है, उसमें उसको मैं गलत नहीं कह रही हूं। लेकिन अभी जो ऑयल बॉन्ड का हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर, उसमें से 5 बॉन्ड ऐसे हैं जो 24 में मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि तब उन्हें वहां पर फुलफिल किया जाना है। मैं माफी चाहता हूं, 26 में मैच्योर हो रहा है। 24 के आसपास 5 बॉन्ड मैंने कहा मैच्योर हो रहे हैं। 2 बॉन्ड जो हैं वो भी 22 में मैच्योर होंगे, तो तभी उनका भुगतान होगा। लेकिन आपने अभी आपने जैसा कहा ना कि पिछली सरकारों की यहाँ पर देनदारी बढ़ी और पिछली सरकार में देनदारी एनडीए में आई थी,
आपने भी खुद जिक्र किया उसका, सुन लीजिए, और उसको चुका रही है बीजेपी सरकार, और शायद इसी को लेकर बीजेपी जो है नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरी पूरी बात नहीं, को सुनिए। अभिषेक जी, अगर कंपेयर करेंगे एक्साइज ड्यूटी को, अगर कंपेयर करेंगे एक्साइज ड्यूटी को, तो पहले वो आंकड़ा 10 से 11 रुपए था, अभिषेक जी आपके इस बात का जवाब मैं जरा, आज वो आंकड़ा 26 से। अभिषेक जी आपके इस बात का जवाब जरा मैं राहुल जी से ले लेती हूँ, क्योंकि ऑयल बॉन्ड की अगर बात होती तो वो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे मैं इस बात को, क्योंकि बीजेपी का भी प्रवक्ता है नहीं, तो आप उनसे आराम से सवाल जवाब कर लेते। लेकिन इस चीज को जरा हम समझते हैं कि जो ऑयल बॉन्ड की चर्चा हो रही, जिसका हवाला बीजेपी बार बार देती है, वो कहती है कि पिछली सरकार ने एनडीए में, राहुल जी ये कहा गया कि उन्होंने कर्जा तो ले लिया जाते जाते, लेकिन बाद में वो सारा कर्जा छोड़ गए, कुछ ही कर्जा उन्होंने यहां पर चुकाया, लेकिन उसके बाद अब हम इसे भर रहे हैं, और ये भी एक वजह है कि यहां पर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। आऊंगी अभिषेक जी आपके पास, ये बीजेपी लगातार इसका हवाला कई बार दे चुकी है आपके पास। राहुल जी, क्या वाकई में इसका असर जो है वो ज्यादातर पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, ऑयल बॉन्ड का जो कर्जा है? शिवांगी जी देखिए, आज जो शिवांगी जी देखिए आज जो प्रोजेक्टेड फिजिकल डिफिसिट है इंडिया का 16,61,196 करोड़ जो डेटा है, उसको आप देखें, तो ये ऑयल बॉन्ड जो है उसमें एक लायबिलिटी है। ऑयल बॉन्ड एक फेलियर है, मैं उसको एक फेल्ड पॉलिसी मानता हूँ एज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया। और बेसिकली आप एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी आइडियोलॉजी बेस्ड बात तो नहीं करता हूँ, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको ज़रूर मैं सपोर्ट करता हूँ और करना चाहूँगा। मैं यह बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे सम्माननीय जो प्रवक्ता बोल रहे थे, तो गवर्नमेंट कोई भी हो, जैसा मैंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी चैलेंजेस फेस किया था 2009 में, जब ग्लोबल क्राइसिस था, उस टाइम में लाखों जॉब्स गए थे और प्राइस राइज हुआ था, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुआ था। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आम तौर पे इनकम की बात तो करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू एक्रू किया, बट हम कभी इस बात को नहीं करते हैं कि पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कितना रेवेन्यू हेल्थ पे खर्च किया। ये एक बड़ा कंसर्न है। आप सिर्फ अर्निंग की बात क्यों करते हैं? मैं इस बात को एक हमेशा कहता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं जब किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। हम क्यों नहीं बात करते हैं कि किस एरियाज में गवर्नमेंट ने क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। एक बड़ा फंड खर्च करना पड़ा है कोविड के दौरान, हेल्थ इम्यूनिटीज के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इमरजेंसी के लिए, वैक्सीन के लिए। तो क्या ये हमारे लिए इन बातों को हम कंसीडर नहीं करेंगे? तो ये बड़ी अजीब बात है। हम हमेशा इनकम की बात करते हैं। फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने की जहां तक बात है, ये अभी जो प्रोजेक्शंस है, जो इकोनॉमिक ग्लोबली जो बता रहे हैं, आने वाले कुछ समय में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन फिर से स्टेबलाइज होगा, प्राइसेस कंट्रोल होंगे। ये पोस्ट पैंडेमिक इंपैक्ट है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आर्गुमेंट करें, आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो फाउंडेशन है, जो थ्योरीज है, राहुल जी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं इस तरीके से बात को कहना चाहूंगा। बिल्कुल राहुल जी, आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट जो अर्निंग करती है, और ये सच भी है कि पेट्रोल डीजल से यहाँ पर सरकार को भारी भरकम कमाई होती, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और वित्त वर्ष अगर हम देखें तो 20-21 में यहाँ पर 3.71 लाख करोड़ का यहाँ पर मोटा पैसा जो है वो सरकार ने यहाँ पर कमाया। लेकिन जिन अभी आपने सुविधाओं का जिक्र किया, जो कोरोना आपने उसका वेव का हवाला दिया कि उस वक्त तो सरकार यही पैसा लगा रही थी ना। अभिषेक जी, आपसे सवाल है, एक लाइन में जाओ, फिर मैं चलूंगी ओमकार जी के पास। जैसा कि राहुल जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम पैसा देखते तो है कि गवर्नमेंट कमा रही है पेट्रोल डीजल से, जो टैक्स लग रहा है उससे, लेकिन वो पैसा आप देखिए तो 2 साल में कोविड में उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि आपने देखा स्थिति को, स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए खर्च करना पड़ा। जो स्थिति अभी बनी हुई थी, बेरोजगारी की स्थिति जो बनी हुई थी, राशन जो दिया जा रहा था, ये भी बीजेपी कहती रही है। तो क्या वो पैसा सिर्फ पेट्रोल डीजल में ही लगेगा, उनकी कीमतें घटा के लगेगा, इन चीजों को नहीं देखा जाएगा क्या? शिवांगी जी, जैसा कि हमारे अभी भाई ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं इस बात को आपको याद दिला दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा एशियन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से भी उसको बाकायदा सहायता प्राप्त हुई थी। और यहाँ के भारतवर्ष के दिलदार लोग जितने भी हैं, मतलब जितने भारतवासी हैं, उन लोगों ने दिल खोल करके चंदे के रूप में प्रधानमंत्री राहत कोष में फंड दिया था। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जो अर्निंग की बात आप कर रहे हैं, देखिए 2 साल, सिर्फ 2 साल कोविड के हैं, लेकिन उसके पहले शायद मेरे भाई को याद होगा कि उसके पहले भी क्रूड ऑयल की कीमत बहुत गिरी हुई थी। लेकिन जहां पे
जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा अर्निंग तो की थी। अगर वो चाहती तो उसमें से आपको याद होगा कि अभी बाकायदा है कि जब हम ऑयल बॉन्ड जो होता है उसमें से समय से पहले बाकायदा एक रिक्वेस्ट लेटर दिया जाता है उस कंपनी को, वो चाहे तो पेमेंट को कर सकती है, ठीक। लेकिन आप देखिए कि 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे, ये मेरा एक आंकड़ा है, उससे हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है, कम तो नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा सिर्फ ये पे करते इंटरेस्ट के नाम पे। आप समझिए क्या वो देश के तरक्की के लिए काम नहीं आ सकती थी? आपने भी बोला कि रिक्वेस्ट के आधार पर वो चाहे तो कह सकते हैं ना कि पैसा हम फुलफिल करना चाहते हैं। अभी जी अभी हमारे देश में क्या स्थिति है आपको भी पता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट अभी ये जो पिछली सरकार का जो ऑयल बॉन्ड था सिर्फ अगर उसी को भरने में लग जाएगी तो बाकी चीजों पर ध्यान मत देगी। शिवांगी जी, अभी इंतजार कर रही है कि वो मैच्योर हो जाए। नहीं, अगर वो ऑयल बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो क्या इसमें गलत है क्या? वो भर तो रही है ना, वो कह तो नहीं कि हम भरेंगे। शिवांगी जी कैसी बात कर रही हैं आप? 10,000 करोड़ रुपए हम सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर 2 साल से कोविड पीरियड है, 2 साल से कोविड का पीरियड था, पैसा बढ़ी तो बाकी जगह क्या हाथ खाली कर लेगी? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम अपनी देनदारी कम करेंगे, अगर अपनी देनदारी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा पैसा कम बचेगा ना। अब आप चाहते सारा पैसा एक बार में एक ही जगह मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा ना, मैंने ये तो नहीं कहा। एक साल में नहीं करेंगे कि ऑयल बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाए और आप कहते कि पहले पैसा दे दे ऑयल बॉन्ड मैच्योर होने से पहले, तो भाई सरकार अगर ना करे 22 में 24 से 25 में तो आप कहिएगा। आपके पास आ रही हूं राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब अभिषेक जी कुछ कह रहे थे। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से साल में हमारी कंट्री इकोनॉमिकली रेवेन्यू सरप्लस में रही है। बिल्कुल कंट्री फिस्कल डिफिसिट में है, कई सारे नेशंस फिस्कल डिफिसिट में है, तो हमें किसी भी क्राइसिस में, किसी भी पैंडेमिक में लोन तो लेना ही होगा। लोन हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिला है हेल्थ एमिनिटीज के लिए, ये तो पूरी जग जाहिर बात है, ये पूरी दुनिया जानती है। और हम नेशनली फिस्कल डिफिसिट में है तो लोन की जरूरत पड़ेगी, इसमें गलत क्या है और इसमें ऐसी कौन सी चौंकाने वाली बात है। लेकिन जो पैसा हम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से रेवेन्यू अर्निंग की बात हो रही है, उस पैसे का एक साइजेबल इनकम क्यों भी हम कि यहाँ पे एक अच्छा खासा यूज हुआ है हेल्थ एमिनिटीज के लिए, तो इसलिए आप इस तरह से बजट कम हुआ, सीधे कहना कि हमारा इनकम हुआ है, ये कोई सैलरी की बात नहीं है। ये कोई सैलरी की बात नहीं हो रही है कि हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है इसलिए हम उस पैसे को कहीं और लगा सकते हैं। हमें समझना होगा कि ये डिफिसिट का मामला है, एक्चुअली कॉन्सिस्टेंटली हमारा डिफिसिट है, इसलिए उसमें हमें लोन पे ही डिपेंडेंट होना होगा किसी भी पैंडेमिक या क्रिटिकल सिचुएशन में, वो भी कोविड जैसे सिचुएशन में। कई कंट्रीज, कई नेशंस ने अब लोन लिया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। यूएस का हालत आज आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है। पेट्रोल की प्राइसेस अभी तक की सबसे हाईएस्ट है यूएस में, आप 86 रुपीज पर लीटर पेट्रोल वहां पे है। तो आप देखें ये ऐसी बात है कि ग्लोबली अगर ये फिनोमेना है तो हम सिर्फ कंट्री को और गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ओमकार जी बोलिए। देखिए आप अभी आपने अभिषेक जी को भी सुना और क्या स्थिति क्या परिस्थिति वो भी आप सुन रहे लगातार राहुल जी से, लेकिन आरोप आप पर भी लगा है अभिषेक जी की तरफ से कि पिछली सरकारों का खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है। माफ कीजिएगा, मैंने एनडीए बोला था उस टाइम, लेकिन यूपी की सरकार ने जो यहाँ पर ऑयल बॉन्ड लिया उसका पैसा पूरा आप चुकता ही नहीं कर पाए, आप छोड़ गए कि अगली सरकार आएगी तो देखा जाएगा, हम आएंगे तो देखेंगे। तो क्या पिछली सरकारों के खामियाजे जो है या इस सरकार जिस तरीके से ऑयल बॉन्ड की बात कर रही है वो जनता झेले? अभिषेक जी भी विद्वान हैं और राहुल जी तो अर्थशास्त्री हैं जी, मैं इतना विद्वान इन लोग के मुकाबले में नहीं हूँ। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप बैंक से कोई लोन लेती हैं बिजनेस करने के लिए, तो कम से कम जो लोन लेती हैं उसको रिपे करने का तो आप सोचती हैं ना। और कैसे करती है रिपे? उससे जो कमाई आपकी होगी उसी में से तो आप सबसे पहले लोन करेंगी, उसके बाद फिर कोई और चीज करेंगी, चाहे अगर नया घर बनवाना हो या नया उद्योग लगाना हो या नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या अपने खर्चे बढ़ाने हो, वो तो उस लोन को रिपे करने के बाद ही तो आप करेंगी ना। बेसिक गलती इन्होंने क्या की है, इन्होंने ऑयल बॉन्ड तो ले लिया और उससे जो कमाई कर रहे थे, एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे, उसमें से वो ये उनका वापस करने का हिसाब किताब बना ही नहीं रहे थे। ऑयल बॉन्ड तो जब ये हिसाब किताब नहीं बना रहे थे, नहीं था ना, आप जब थे तब वो लिया गया, उसके बाद उसको पूरा अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। तो हम जब थे तो उस समय तो उसमें मैच्योर तो हुआ नहीं था।
मैच्योर नहीं हुआ था, तो मैच्योर जब होगा तभी तो आप पे करेंगे। अभी आप ही कह दीजिए मैच्योरिटी होगी तो पेमेंट होगा। बात ही तो जब मैच्योर होने पर पेमेंट होना था तो सरकार को चाहे वो पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ऑयल बॉन्ड आपने ले लिया, ऑयल बॉन्ड आपने ले लिया और उसके बाद उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, और ये वजह भी है कि पेट्रोल डीजल बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। ओहो, तो सुन मैं करेक्शन देखिए, मैं सुनेगी तभी तो जवाब हमारा सुनेगी तभी तो बोलेंगे। हमारा जवाब तो सुन लीजिए। सवाल ये, हमने जो कमाई की और जब मेच्योरिटी थी तो इस सरकार ने उसको वापिस करने की योजना क्यों नहीं बनाई? 2,3,72,000 करोड़ रुपया आपने लिया, और इनकी एक्साइज ड्यूटी में देखिए रेशियो क्या है। इन एक ये लेते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एक लेते हैं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक इसके अंदर लेते हैं रोजाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एक लेते हैं कृषि और विकास इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। इन्होंने इसमें वो क्यों नहीं बनाया? अगर बेसिक और एडिशनल को ले लीजिए वापस करने के लिए, तो आप कम से कम इतना पैसा वापस तो कर सकते थे। आप क्यों इसको चिल्ला रहे हैं कि हम दाम नहीं कम कर पा रहे हैं? आपने खर्च कहीं और कर दिया। आप लोन ले रहे हैं और लोन को रिपे करने की व्यवस्था बना नहीं रहे हैं और सारे खर्च करते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका भाई? ये तो बिजनेस नहीं होता ऐसे। अब ज्यादा अर्थशास्त्री तो नहीं है जी, अर्थशास्त्री है ना हमारे बीच में राहुल जी के पास। राहुल जी आ रही है, अभिषेक जी एक सेकंड, जो अभी ओंकार जी ने बोला है उसका जवाब देना चाहते हैं राहुल जी, क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे ये आंकड़े। राहुल जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ओमकार जी को सामान्य तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। ऑयल बॉन्ड एनडीए गवर्नमेंट ने नहीं लिया था, ऑयल बॉन्ड यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लॉन्च किया था। और ये 1.34 लाख करोड़ का एक लायबिलिटी था। और ये हमारे हिसाब से ऑयल बॉन्ड लॉन्च करने का डिसीजन बिल्कुल फेलियर था। इसका इंटरेस्ट आज भी देना पड़ रहा है। और आप देखें, ये एक लायबिलिटी है और ये एक गलत डिसीजन था। मैं एज एन एक्सपर्ट मैं इस बात को बोल रहा हूँ और उनको करेक्ट करता हूँ कि ये एनडीए का डिसीजन नहीं था, ये यूपीए का डिसीजन था। यूपीए के डिसीजन ऑयल बॉन्ड लॉन्च किया गया था। राहुल जी, इससे आदमी बच नहीं सकता है। राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए। इससे आदमी बच नहीं सकता है कि यूपीए गवर्नमेंट में लिया था। आज बुलेट प्रूफ ट्रेन चल रही है और जो सरकार ने लोन लिया है, पता नहीं सरकार ये रहेगी कि नहीं रहेगी जब बुलेट प्रूफ ट्रेन चालू होगी और पेमेंट कोई दूसरी सरकार आएगी तो ये कहेगी बीजेपी ने लेके हमको फंसा दिया। सरकार की जो योजना होती है फिर सरकार की योजना होती है, वो यूपीए की और एनडीए की और क्या कहते दूसरे ज्वाइंट उसकी नहीं होती है। इसलिए आप इसको प्लीज मत कहिए कि उस योजना की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सरकार योजनाएं आती रहती है, सरकार का काम है उससे जूझना। और फिर अगर इतनी योजना खराब थी तो ऑयल बॉन्ड इन्होंने क्यों लिया फिर? राहुल जी नहीं, लोन फिर से मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो लोन यूपीए गवर्नमेंट का डिसीजन था ओमकार जी, वो डिसीजन एनडीए गवर्नमेंट की नहीं थी। और गवर्नमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अब पिछली गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, कोई पॉलिसी एग्जीक्यूशन करती है तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो करंट गवर्नमेंट की वो एक लायबिलिटी के रूप में आई है और उस पर उसको रिस्पॉन्ड करना है। जी ओंकार जी, शायद आपको जवाब मिला होगा क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि एनडीए ने इसे क्यों लिया, ऑयल बॉन्ड को क्यों लिया, तो वो करेक्ट कर रहे थे आपको। अभिषेक जी बहुत देर से नहीं, अरे आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे। आप मेरी बात आप पूरी नहीं सुनी। आपने बोला यूपीए ने इसको लिया था, हम ये नहीं कह रहे यूपीए ने नहीं लिया था। देखिए नहीं, बाद में एनडीए ने भी तो लिया था इसको, एनडीए ने भी तो लिया। अभिषेक जी बता रहे थे वो फेलियर साबित हो गया। आऊंगी अभिषेक जी। हाँ देखिए शिवांगी जी, मैं हमारे भाई राहुल जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल वो जनता को उस समय जिस जरूरत के हिसाब से वो चीज़ों को देखती है उसी के हिसाब से अनुरूप आगे काम करती, योजना बनाती है। नंबर एक बात, तो आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे, हो सकता है कि आपकी नज़रों में वो गलत हो, लेकिन उस समय की जो मौजूदा परिस्थिति थी उस जगह पे वो सही हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज मैं वापस से याद दिला दूं कि जब ये हुआ था तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसने तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का कर्जा उतार दिया था। मैं वापस से कह रहा हूं उतार दिया था। लेकिन जब हैंडओवर हुई थी सत्ता, उस समय जो कर्जा था, उस समय जो आमदनी हुई, उस समय कोई कोविड पीरियड नहीं था। उसमें से कुछ पार्ट, मेरा पहले भी कहने का तात्पर्य था, अगर हमने 100 रुपए का कर्जा लिया हुआ है तो अगर हमारी मंशा है देने की तो हम एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं, उस जगह पे हम 10 रुपए उतार देंगे तो हमारे ऊपर कर्जा बचेगा 90 रुपए का। तो दैट मीन्स कि हमारा जो इंटरेस्ट पार्ट जा रहा था 10 रुपए, उसमें से अगर हमने 10 रुपए कम कर दिए हैं तो हमारा 1 रुपए बचेगा, तो मतलब 9 रुपए इंटरेस्ट जाएगा। मैं
वही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो इंटरेस्ट पार्ट हम 10,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का भर रहे हैं वो हम कुछ हद तक कम कर सकते थे, जो देश और प्रदेश के लिए काम आती और जो टैक्सेस लगे हुए वो कम आते, क्योंकि पहले के टैक्सेस अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 से 15 रुपए थे, जो आज के दौर पे स्टेट गवर्नमेंट के सिर्फ 26 रुपए 18 रुपए के हिसाब से टैक्सेस चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए टैक्स बढ़ा है और महंगाई जो है वो ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। और चर्चा हमारी वापस अब महंगाई पर आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा ऑयल बॉन्ड का जिक्र आपने जब किया उसके बाद इस पर चर्चा हो गई। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक बार ये देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसकी वजह से महंगाई पर कितना असर पड़ रहा है। अभिषेक जी वापस आती हूँ, एक छोटे